ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप देखें तो ये एक फ्रेमवर्क है, एग्री करते हैं आप? अच्छा, ये फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया? ये फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया कि जो काम प्रेसिडेंट का है वो अकेला नहीं कर सकता, उस काम को आगे लोगों में तकसीम करना, यानी वो अपनी जिम्मेदारी डेलीगेट कर देता है, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक फ्रेमवर्क है, किस लिए बना है? शाबाश, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वो चाहता है कि एक डिवीजन एक्स प्रोडक्ट बनाए, एक वाई बनाए, एक जी बनाए, या इससे भी आसान करना चाहते हैं तो यूं समझ लीजिए सीईओ है, वो चाहता है मार्केटिंग का काम कोई और करे, फाइनेंस का काम कोई और करे और प्रोडक्शन का काम कोई और करे। हालांकि कि काम चलाना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी इनको बांट देता है। तो इसको क्या कहेंगे? अथॉरिटी क्या है? डेलीगेशन, यानी डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कहते हैं दुनिया में जब भी किसी को काम एलोकेट करें तो उसके साथ डेलीगेट करें अथॉरिटी। क्या डेलीगेट करें? अथॉरिटी। अच्छा, किसी को काम डेलीगेट करे अथॉरिटी ना दे, काम चल जाएगा? आप सोचिए मैं आपको बाहर खड़ा कर दूं, सबका टाइम और पंक्चुअलिटी चेक करनी है आपने, ठीक है? टाइम और पंक्चुअलिटी। आप एक दिन लोगों को रोकेंगे, 2 दिन रोकेंगे, तीसरे दिन लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उसकी वजह आप बस अथॉरिटी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक फ्रेमवर्क बनाया जाए तो लिख लिया जाए इसके जिम्मे ये काम है, इसके जिम्मे ये काम है, इसके जिम्मे ये काम है, लेकिन जब काम एलोकेट करें तो उसके साथ साथ क्या दें? अथॉरिटी। से मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू डेलीगेट अथॉरिटी। लेकिन जब हमने इन्हें अलग-अलग कर दिया तो हमने वही काम किया जो फौज में होता है। फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया, आर्मी अलहदा, एयरफोर्स अलहदा, नेवी अलहदा। अब इनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये जंग जीत लेंगे। अब ये जो फ्रेमवर्क बना है इसका तीसरा मकसद क्या है? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन किससे होगा? कम्युनिकेशन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क या एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट अथॉरिटी, इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी? तो देन इट विल वर्क। क्लियर जी? आगे चलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है डेलीगेट एक्टिविटीज। किस तरह से? कम्युनिकेशन। किनके दरमियान? इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। क्लियर जी? अच्छा, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में और भी चीजें, जैसे ये डिजाइन होता है फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये बता रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें देखिए फाइनेंस मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है? किसको रिपोर्ट कर रहा है? सीईओ को। मार्केटिंग मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है? सीईओ को। तो ये मेंशन करता है कि कौन किसके सामने जॉब दे, और ये भी आइडेंटिफाई करता है कि ग्रुप कैसे बने हैं और डिपार्टमेंट कैसे बने हैं, किस तरह लोग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और डिपार्टमेंट किस तरह ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। और ये भी बताता है कि एक सिस्टम है जिसके तहत इसे डिफाइन किया गया ताकि इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, टास्क एलोकेशन शो करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट ये शो करता है कौन किसके सामने आंसरेबल है, और ये इंश्योर करता है कि किस तरह अफराद से डिपार्टमेंट बनाए और डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक हो गया बच्चों? कहता है विच आर द रेफर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये मैंने इसलिए शामिल किया था आपको अंदाजा हो जाए। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से हमेशा जो है पीटर ड्रकर जो है उसको हम कहते हैं कि ड्रकर जो है ये मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर है। तो ये लिख लीजिए कि जितनी डेफिनेशन वगैरह इनमें से ज्यादा ड्रकर की दी हुई है। तो ड्रकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्लियर हो गया जी? अच्छा, ये इसका पूरा नाम पीटर ड्रकर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ड्रकर के नाम से जानते हैं।
अच्छा बच्चों, अब आगे बात इसकी कि द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट प्रोडक्ट should we in the soft drink market area of our company offer to our customer। ये किस लेवल का सवाल है? देखिए ये सवाल जो है ना तो कॉर्पोरेट लेवल का है, कॉर्पोरेट लेवल पे ये होता है कौन कौन सा बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट लेवल पे ये तय होता है कौन कौन सा बिजनेस करना है। ये जो सवाल है आपका ये है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सोच रहा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे बनाने, कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे बनाने, ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सोच रहा है। अच्छा बच्चों, अब आ गया एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। जो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सिंगल ऑनर है और वही कारोबार चला रहा है। ये भी हम पढ़ गए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। असल में तो इसमें स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं, इसमें स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं, इसमें खामखा स्ट्रक्चर का सब बनाया गया। अच्छा, अब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखें इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। मिसाल के तौर पे पहला स्ट्रक्चर बनाया जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन के एतबार से, दूसरा बनाया जाता है आपके स्पैन और कंट्रोल के एतबार से, स्पैन प्लस कंट्रोल, तीसरा बनाया जाता है इसके बिहेवियर के एतबार से। ठीक है, अभी हम पढ़े डिपार्टमेंट के एतबार से, तो यहाँ फैसले क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ये जल्दी मार्केट को रिस्पॉन्स करता है। उसकी वजह ये कि एक बच्चा आके कहता है अंकल आप दाल और चावल बेचते हैं, आज साथ सीडी भी होनी चाहिए, आप कल सीडी ले आते हैं। वो कहता है अंकल बाहर एक टायर शॉप होनी चाहिए, मेरी बाइक पंचर हो गया, आप टायर शॉप भी ला बिठा देते हैं। यानी जो कस्टमर कहता है वो आप जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। दूसरी बात, यहाँ गोल कॉन्ग्रुएंस ज्यादा होता है। छोटी टीमों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार ज्यादा होता है बनिस्बत बड़ी टीमों में। वजह कि वो एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे जानते हैं। छोटे बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को पता होता है वो बशीर है, वो नजीर है, वो जमील है, इसका मसला जो है ये इसकी वालदा हज करना चाहती हैं, ये बहन की शादी करना चाहता है, ये पैसे हासिल करके पढ़ना चाहता है, उसे एक एक का पता होता है। लिहाजा यहाँ क्लोज बॉन्ड होता है, गोल कॉन्ग्रुएंस ज्यादा होता है। हम पहले ही बता देते हैं कि आज ईद का दिन है, कल तो ये चीजें बिकेंगी, परसों दिवाली है तो ये होगा, आपका भी त्योहार डालिए। अच्छा, गुड कंट्रोल अच्छा होता है क्योंकि थोड़े से लोग होते हैं और आपस में वो जो मैंने बात की क्लोज बॉन्ड होता है, तो ताल्लुक भी अच्छा होता है और मकासद भी समझाने आसान होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि इसकी एक करियर स्ट्रक्चर नहीं है। आप मुलाजमत ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि आप सुपरवाइजर है तो कल को मैनेजर बनेंगे, मैनेजर है तो कल को डायरेक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर, कि आप ओनर बना सकते हैं। फिर क्या है, डिफिकल्टीज इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी। इसके अंदर ग्रोथ और डाइवर्सिटी क्या होगी, नहीं होगी। उसकी वजह एक बंदा है वो मटेरियल स्टोर चलाता है, छोटा सा कारोबार है, आप कहेंगे कल को वो जो है ना वो केबल भी बेचनी शुरू कर देगा, परसों जो है ना वो एक यूनिट बना लेगा जहां वो ग्रोसरी आर्टिकल ले आएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके पास कैपेबिलिटी भी कम है और डाइवर्सिफाई करने की कैपेसिटी भी कम है। वो टेलर है तो टेलर रहेगा, वो स्टिचर है स्टिचर रहेगा, वो मैकेनिक है मैकेनिक रहेगा। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर इज करेक्ट? कौन सी चीज एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर के अंदर करेक्ट है? कावश जी, इसके अंदर गोल कॉन्ग्रुएंस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर हर बात अपने वर्कर्स को आसानी से समझाता है पर्सनल लेवल पे। अच्छा बच्चों, अब आ गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हर डिपार्टमेंट का नाम फंक्शन के नाम से होता है, यानी जो वो काम करते हैं वही उनका नाम होता है। जैसे ये चीजें बेचते हैं, इनका नाम मार्केटिंग, ये लोग चीजें बनाते हैं, इनका नाम प्रोडक्शन, ये लोग अकाउंट्स और रिपोर्ट जनरेट करते हैं फाइनेंस, और ये लोगों को हायर करते हैं। अच्छा, जो काम करते हैं वही नाम है, लिहाजा ये फंक्शन होता है। लेकिन इसके मतलब तीन बातें। पहली बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर से आगे बढ़ती है तो वो फंक्शन स्ट्रक्चर को पिक करती है। दूसरी बात ये है
कि ये तब तक ठीक है जब फ्यू एंड सिमिलर प्रोडक्ट आप बेचें, लेकिन अगर आप चाहें कि आप इससे ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स बेचें तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा लर्निंग करें। तो यू सी आपको फ्यू प्रोडक्ट्स सिमिलर प्रोडक्ट्स तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी क्या है? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ कलेक्टिव बाइंग होती है, डिस्काउंट मिलता है। आप एक ही जगह प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, एक ही जगह परचेज कर रहे हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा इसमें फायदा ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट पे फोकस है, लिहाजा आप अच्छी स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं और फिर कंफर्टेबल है। मार्केटिंग के लोग सारे इकट्ठे हैं, फाइनेंस के लोग सारे इकट्ठे हैं, प्रोडक्शन, तो वो कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। और आगे ये करियर पाथ है, इसके अंदर आप सुपरवाइजर से मैनेजर तक तो जा सकते हैं कम से कम। एक प्रमोशन तो है, वैसे तो एंटरप्रेन्योर सेक्टर में प्रमोशन हो जाती है, लेकिन उसका तरीका बिजनेस में नहीं लिखा, उसका तरीका सोशल साइंस में लिखा। आप रिश्तेदारी कर लेना एंटरप्रेन्योर। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? ये है एम्पायर बिल्डिंग। असल में ना इसमें डिवीजन प्रोडक्ट के एतबार से नहीं बनाए जाते, फंक्शन के एतबार से बनाए जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया है एक सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दिया एक एमबीए फ्रॉम लम्स को। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह ना बड़े फन्ने खान कह लें, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट कह लें। अब जब ये इसको मशवरा देता है ना कोई, तो कहते सारी उम्र मैंने लम्प से मैं क्वालिफाइड, मार्केटिंग मैंने की, और तू कल का चार्टर्ड अकाउंटेंट बुरे वाला से तू आया और यहाँ आके तूने पेपर एक एक करके दिया, उसमें तेरी 4 दफा सप्तियां लगी, तू मुझे मशवरे दे रहा। अच्छा, वो उसको मशवरे देता तो वो कहता है कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कहाँ मार्केटिंग थ्योरियां पढ़ के तू हमें मशवरे दे रहा। तो ये एक दूसरे की बात नहीं सुनते, ये अपने अपने डिपार्टमेंट को क्या समझते हैं? अपनी सल्तनत समझते हैं, यानी दूसरे को मशवरा देने की आदत नहीं। अच्छा, अब जब ये मशवरा नहीं मानते तो स्लो रिस्पॉन्स टू चेंज, कि अगर ये कोई शूज बनाने वाले हैं तो इनको पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने अपने डिपार्टमेंट में खोल में बंद होकर बैठे हैं। पता लगा कंपेटिटर ने ऐसे शूज बनाए जिनको हेडलाइट्स लगा दी, गर्मियों के अंदर उनके छोटे छोटे एसी लगा दिए। पैर ठंडे, आपके पैर ठंडे ब्रेन ठंडा नहीं बच्चों। ये आता ना जी, हदीस में आता है कि इंसान जब क़यामत वाले दिन आग पे चलेगा उसका ब्रेन उबलेगा, यानी क्या है जो तलियों का ताल्लुक है किससे है? दिमाग से है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब स्लो रिस्पॉन्स टू चेंज। आप उन्हें पता ही नहीं, आप जाके प्रोडक्शन वाले से कहेंगे यार वो कंपेटिटर ने तो हेडलाइट वाला जूता लगा दिया, लोड शेडिंग में काम आ रहा है, रास्ता दिखा रहा है, उसने एसी वाला, वो कहेगा मुझे आप वो कहते हैं मैं वो बना देता, मेरा क्या कसूर है? मार्केटिंग वाले से कहेंगे मुझे तो जो बेचने के लिए देते हैं मैं बेच देता हूँ। अकाउंटेंट से कहेंगे मैंने तो बैलेंस शीट ही बनानी है, उसकी बना दूंगा। इसका मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई R&D नहीं है, और डिपार्टमेंट के दरमियान आपस में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स है। और एक ब्लेम कल्चर है। ब्लेम कल्चर समझिए, दूसरे पे जिम्मेदारी धर देना, ब्लेम कल्चर, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे क्या है? कैन नॉट कूप अप विद डाइवर्सिटी। लेकिन HP भी है, तो HP क्या कर सकता है? कंप्यूटर बनाएगा, प्रिंटर बनाएगा। अगर आप HP से जाके कहें सर हमें क्रेन बना दो, नहीं बना सकता। रेलवे का इंजन बना दो, नहीं बना सकता। तो डाइवर्सिटी में नहीं जा सकता, एक काम कर सकता। अच्छा, तो बच्चों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? दैट इज एम्पायर बिल्डिंग। अपनी रियासत बना के बैठ जाते हैं ये लोग। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है? कहते हैं सॉफ्टनेट्स लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके क्या बनाते हैं, और उनके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस का फंक्शन। इस तरह का सवाल बन सकता है ना। अच्छा बच्चों, इससे मिलता जुलता सवाल यूं भी बन सकता है, ठीक है। ये भी फंक्शन है। अच्छा बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाती है, इंतहाई मुख्तलिफ, जैसे हिटाची कंपनी का नाम सुना होगा।
पाकिस्तान रेलवे के पास हिटाची कंपनी के लोकोमोटिव्स है। क्या लोकोमोटिव्स क्या होते हैं? इंजन हिटाची कंपनी के मोटर्स बनाते हैं, शॉक्स बनाते हैं रेलवे के। और दूसरी तरफ अक्सर आपके गांव में सड़कें वगैरह बनती होंगी तो आपने देखा होगा रोड रोलर वगैरह पे लिखा हुआ है हिटाची, क्रेन पे लिखा हुआ है हिटाची। अच्छा, घर में अक्सर एसी पे लिखा हुआ हो सकता है, टीवी भी आता है, होम एक्सेसरीज भी बनाते हैं, वैक्यूम क्लीनर भी बनाते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ ये जो राउटर शॉटर नहीं होते हैं, अच्छा मैंने भी कम लिखा है। अच्छा, इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप ले लें, एक मशहूर कंपनी है जिसको आप कहते हैं कैटरपिलर। अच्छा, कैटरपिलर जो कंपनी है वो जूते भी बनाती है, यानी लॉन्ग शूज, बैग भी बनाती है। अच्छा, इवन बेरिंग की गोलियां भी बनाती है और पेन भी बनाती है। तो आप कह सकते हैं 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो कभी भी ना तो फंक्शन स्ट्रक्चर में जाएंगी, वो हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर में जाएंगी, क्योंकि वो क्या करेंगी, वो इन डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट के नाम से चलाएंगी। ये हैवी मैकेनिकल है, ये रेलवे प्रोडक्ट्स है, ये होम एक्सेसरीज है, ये कंप्यूटर इक्विपमेंट है। अच्छा, इनके 3 नाम रखेंगी। कौन कौन से? प्रॉफिट सेंटर है उनके अलग-अलग, ठीक है। वो इनको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कह सकती हैं, ये उनके SBUs है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है। और ये उनका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, ये उनका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। और तीसरा नाम उसका क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। ये डिविजनल स्ट्रक्चर भी है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बेस्ड है। और हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट उनका एक प्रॉफिट सेंटर। क्लियर बच्चों? अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ये ग्रोथ को ज्यादा इनेबल करेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे ही है कि जैसे छोटा सा पौधा है ना तो उसकी एक ब्रांच है, आप इंतजार करते हैं कब ये कोई, लेकिन दरख्त है तो उसकी मल्टीपल जहां है, आप दिन देखेंगे और है, रात देखेंगे और है, क्योंकि उसने हर तरफ से ग्रोथ करनी। अच्छा बच्चों, आप देखिए क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट। अगर वैक्यूम क्लीनर खराब बना है तो होम एक्सेसरीज वाले को जाके कहेंगे यार एक काम देता हूँ तो सही नहीं होगा। और अगर रोड रोलर में कोई है कि वो नहीं सही बना तो जाके सीधा हैवी मैकेनिकल वाले को यार एक काम है उस पर तो सर्च करो। इस तरह ये लोग ना R&D बहुत करेंगे। R&D समझे? रिसर्च एंड डिजाइन, उनका काम ही है, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा बच्चों, आगे क्या है? फर्दर डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे। क्या करेंगे? फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, यानी मजीद डाइवर्सिफाई करेंगे। और बच्चों आगे क्या करेंगे? टॉप मैनेजमेंट फ्री है, कंसंट्रेट करे किस पे? स्ट्रेटेजिक मैटर पे फोकस करें। जरूरत क्या पड़ी है आपको कि आप नीचे जाकर ऑपरेशनल मैटर देखें, वो देखेंगे डिविजनल हेड। आप ये फैसला करेंगे ये प्रोडक्ट बनाएं कि ना बनाएं, ये डिवीजन चालू करें कि ना करें। अच्छा बच्चों, डिसएडवांटेज क्या है? वही बात, हर काम नहीं आता ना आपको, तो आप सिर्फ ऊपर वाले लेवल पे काम करेंगे, नीचे वाला कंट्रोल वीक होगा। अच्छा, और गोल कॉन्ग्रुएंस बात करनी होगी। बड़ी हैरानगी की बात होगी कि एक जगह आप क्वालिटी लीडर बन के हाई प्राइस चार्ज कर रहे होंगे, महंगी तरीन कीमत, और दूसरी जगह सबसे चीप प्रोडक्ट आपका होगा। एक डिवीजन और है तो दूसरा और है, बिल्कुल डिफरेंट। क्या हाल है भाई? मित्सुबिशी कंपनी को देखें तो जब वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, फिर अब जो उन्होंने बनाया है ये स्टेल्थ फाइटर, महंगे तरीन एयरक्राफ्ट, F-16 भी उन्होंने प्रोड्यूस किया। अच्छा, जब वो आते हैं गाड़ियों में तो टोयोटा से नीचे आते हैं, वहां वो टोयोटा से नीचे है। तो यानी एक जगह क्वालिटी लीडर है तो दूसरी जगह लो प्राइस स्ट्रेटेजी है उनकी। तो ये अलग होते हैं, गोल मीटिंग करते हैं। यहाँ स्पेशलिस्ट आइसोलेटेड होते हैं। अगर 2-3 अच्छे दोस्त मिल जाए, तीनों ने इकट्ठे सीए किया है, तो एक फाइनेंस हेड बना देंगे उसका हैवी मैकेनिकल का, एक होम एक्सेसरीज का, और एक उठा के भेजेंगे रेलवे प्रोडक्ट्स। यानी उनकी कभी कभी मुलाकात होगी, हाँ यार क्या हाल है, कभी पार्टी में मिले, ना स्ट्रेटेजी शेयरिंग ना दोस्ती। तो यहाँ स्पेशलिस्ट छोटे छोटे हिस्सों में बट जाते हैं, इससे उनको जरा आइसोलेशन फील होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर ग्रो करे कंपनी तो एक ही जगह आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। अच्छा बच्चों,
अब देखिए एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कास्ट, कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कास्ट। इनको घर भी देने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देनी है, इनको हाउसमेट्स भी देने हैं, तो खर्चा तो इनका बहुत ज्यादा है। आप ये खर्चा किसी एक यूनिट पे डाल दे और रोना शुरू कर दे कि यार हम क्यों दे, हम क्योंकि तुम ज्यादा कमा रहे हो, लो जी सजा है, ज्यादा कमाया तो ज्यादा खर्चा दो इनका। और जो कम कमाता है वो रोएगा क्यों? एक तो हम वैसे ही कम कमाते, ऊपर से हमें इनके भी खर्चे पड़े हुए, तो इनका खर्चा किस पे डालेंगे मसला। और लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक पेन है ना, अगर पेन, एक मोटर है, एक मोटर, वो मोटर जो है 3 जगह बन रही है लहदा एक ही तरह की, वही मोटर लगी, रेलवे इंजन को लगा रहे हैं, वही क्रेन को लगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग बनेगी। अब एक काम 2 जगह होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। इवन सैलरी स्लिप है वो नहीं एक जगह बनती, हर यूनिट की सैलरी स्लिप अलग बनती, तो लहदा सॉफ्टवेयर, लहदा खर्चे। 3 कंपनियां खुश है, वो कहती है हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई है ना, कोई मसला। अच्छा बच्चों, अब कहते हैं एच लिमिटेड इज अ वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बाइसाइकिल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। इंडिया की कंपनी है गोदरेज, एक रेफ्रिजरेटर बनाती है और हेयर ऑयल भी बनाती है, आंवले का हेयर ऑयल, अंदाजा करें। अच्छा, it's aware that the each of products require very different strategies and functions. H which is structure that will allow for product to each product. जी, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? विजन स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने उन्होंने। अच्छा बच्चों, इसको रिपीट करते हैं। अब वही स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर जियोग्राफिक डिवीजन में आ गया। अच्छा, किताब में ना इनको इकट्ठा मैनेज करते, समझ नहीं आती बच्चे, दोबारा पढ़े, दोबारा से काउंट करें। अब डिवीजन क्या बन गए? जियोग्राफिक बन गए। अच्छा, इसमें ना ड्रॉबैक्स वगैरह उसी तरह के होंगे तकरीबन। अच्छा, अब देखिए, जब ये जियोग्राफिक डिवीजन बनेगा तो हर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलाके की जिम्मेदारी अलग-अलग होगी। अब ये वहां होगी, जैसे टोयोटा है, टोयोटा डेलिबरेटली पाकिस्तान में अलग टोयोटा बनाता, डेलिबरेटली, और यूरोप में अलग बनाता है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को कंबाइन बना सकते हैं, लेकिन उसका मसला है कि हमारी रिलेशनशिप खराब, तो वो क्या करता है, अलग अलग बनाता है। अब जरा सोचिए, जो टोयोटा बनती होगी अफ्रीका में, उसको हीटर की जरूरत है, उससे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एसी की। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में बनती है उसको एसी की जरूरत है, उसको सिर्फ हीटर की जरूरत है। और जो पाकिस्तान में बनती है उसको दोनों की जरूरत है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ हम इलाकाई डिवीजन इसलिए बनाते हैं कि इलाके के जो फीचर है वो प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाए। अच्छा, तो अब बच्चों देखिए, इसके एडवांटेजेस के, जियोग्राफिकल ग्रोथ ज्यादा आप करते हैं। अगर आप मेरे से पूछे, टोयोटा की ग्रोथ की वजह ये है कि हर इलाके में जाके उन्होंने सेपरेट अपनी असेसमेंट की। मिसाल के तौर पे आप अगर बाहर की प्रीव्यूज ला के इधर चलाएं तो हर स्पीड ब्रेकर पे आप तंग हो रहे होंगे, क्योंकि वो उधर के रोड के मुताबिक बनी थी। आप इधर ले आए, अब आप पहले एक टायर गुजारेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सीधी नहीं चला सकते। लेकिन जब आप उनकी लोकल वेट टोयोटा लेके आएंगे तो बेशक वो शॉक्स पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो, लेकिन आप हर स्पीड ब्रेकर पे स्ट्रेट चला सकेंगे। तो एक तो इलाकाई एतबार से आप देख लेते हैं और उसी के मुताबिक लोकल डिसीजन मेकिंग आप करते हैं इलाके के एतबार से। तो जानते हैं पाकिस्तान में खड्डे बहुत ज्यादा हैं, और खड्डों से भी अच्छे पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज बनती है स्पीड ब्रेकर। इवन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी क्वालिटी के स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। एक यूं होता है जो फोन उठा के मारता है, उसको कहते हैं टिचू, और एक वो होता है जो स्मूथ होता है, और एक होता है जो पहले ऊपर जाता है फिर जो होता है डिग डैड डिग, बड़ी तरह की। अच्छा, अब आगे आगे क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हर एक की क्लियर है। अच्छा बच्चों, और एक वो होता है जो पेंट नहीं हुआ होता, उसको कहते हैं सर फाड़ू स्पीड ब्रेकर। उसके अंदर हमेशा बेल्ट पकड़ के बंदे को नीचे बिठाती है, वरना उसने अपनी तरफ से ड्राइवर उछाल दिया होता है। नहीं बच्चों? अच्छा, हमारे यहाँ गाड़ी चलाना ऐसे ही है जैसे पिंक पैंथर के कार्टून देखना। अच्छा बच्चों, रीजनल ऑपरेशन करना आसान है हर रीजन के मुताबिक, जैसे मैंने उसकी नीड्स देखी। अच्छा बच्चों, और आप रीजनल अपॉर्चुनिटीज देखिए ना, जैसे आपकी दिवाली आ गई तो गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, इनका क्रिसमस आ गया ज्यादा, हमारी ईद आ गई ज्यादा बिकेंगी। तो एनवायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। ट्रेनिंग फॉर जनरल
मैनेजर डिफरेंट इलाकों में भेज दें, ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, फिर आगे क्या जी, वो वही है पोटेंशियल लॉस ऑन कंट्रोल। चूंकि जाहिर है आप बैठे हुए सेंट्रल ऑफिस न्यूयॉर्क में, अब आप भले आपको क्या पता अफ्रीका में क्या चल रहा है। अच्छा, वहां पता लगे आपके मैनेजर को पकड़ के अफ्रीकन बोंगा बोंगा खेलने इसका आपको क्या पता। अच्छा, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, यहाँ गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं है, मुख्तलिफ गोल कॉन्ग्रुएंस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, आप मुख्तलिफ कल्चर्स को समझ सकते हैं कि कल्चर्स किस तरह के। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इतना आसान काम भी नहीं है। अगर आप कहें कि 4 तरह की जुबानें सीख लेना और 3, 4, 5 तरह के कल्चर समझ लेना, ये कहना बड़ा आसान है कि यहाँ मई जून की गर्मी में बंदा कुर्ता शलवार पहन के बैठता और न्यूयॉर्क जाके उतरता तो एक बंदा ओवरकोट लेके खड़ा। हेल ऑफ डिफरेंस है, इतना आसान काम भी नहीं। और ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा एक बात ये हमेशा याद रखें, हम हमेशा ये कहेंगे कि जॉब्स नहीं है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे जॉब्स नहीं है, अच्छी जॉब्स नहीं। और आपको पता है मल्टीनेशनल क्या कहती है, एम्प्लॉइज नहीं। वो हमेशा ये कहते हैं सीटें खाली है, बंदे नहीं। अब यहां से देखें कितना बड़ा गैप है हमारी क्वालिफिकेशन में और उनकी रिक्वायरमेंट्स। शायद हम उनको समझ ही नहीं पा रहे, यही वजह है। और हमारे एक रॉयल फार्म के डायरेक्टर होते थे, वो एक दफा आए थे सेमिनार में, उन्होंने कहा था हमेशा याद रखो नीचे की सीटें फिल होंगी और ऊपर की सीटें खाली होंगी, ठीक है ना। जैसे आप क्या है, नीचे आपका सारा फिल है, ऊपर क्या है, खाली। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है इसी तरह से ऊपर की सीटें हमेशा खाली होंगी, तो आप उनके लिए तैयारी करें। अच्छा बच्चों, अच्छा, which of the following structure results into a potential loss of control over key operation decisions? जी बच्चों, जियोग्राफिक। अच्छा, यहाँ डिविजनल भी आएगा तो ठीक है, दोनों में एक ही प्रॉब्लम। जी बच्चों, आगे आगे जी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ना, ये दोनों को कॉम्बिनेट करता है। देखिए ये ऐसे है कि जैसे आप यूं समझ लें कि आपको एक ऐसी सूरत दरपेश है कि याद रखना है ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। किसके लिए? प्रोडक्ट बेस्ड की बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड। जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस या कोई कंपनी जो सिविल प्रोडक्ट्स बना, सिविल प्रोजेक्ट्स करती है। जैसे फर्ज करें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको एक टाउन बनाने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। कौन सा टाउन? जैसे बहरिया टाउन, कबीर टाउन, उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। उन्हें एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। जाहिर है वो सिविल इंजीनियर है, कंपनी है, तो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मिला हुआ, ठीक है। हॉस्टल का प्रोजेक्ट कर देते हैं, हॉस्टल आपका फेवरेट प्रोजेक्ट, हॉस्टल प्रोजेक्ट मिला हुआ, ठीक है जी। अच्छा, उन्हें एक फर्ज कर लीजिए बिजनेस टावर का प्रोजेक्ट मिला हुआ। बिजनेस टावर समझते हैं, ये वर्टिकली डिजाइन होता है, यूं ऊंचा सा, 400 फ्लोर, 300 फ्लोर। अच्छा बच्चों, 1000 तो उसके थे ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, 1000 है ना। अल्लाह बख्शे मेरे भाई गए थे ना न्यूयॉर्क, तो सबसे पहले आके मुझे ये बताया था कि मुझे ऊपर चढ़ते ही फील हुआ था कि इसको गिरा दें तो क्या होगा। हाँ वाकई, उसने मुझे आके बताया था कि मैं सबसे पहले जब वहां चढ़ा और मैं खड़ा हुआ तो मैंने सबसे पहले सोचा कि इसको गिरा दें तो क्या होगा। अच्छा बच्चों, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स। तो अब देखें, अगर मैं हर डिवीजन को 5-5 मैनेजर देने शुरू कर दूं तो कितना खर्चा आएगा? 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो ये 20 मैनेजर से। लेकिन अगर मैं थोड़े एक्सपीरियंस 5 मैनेजर यहाँ रख दूं तो 5 लाख में काम हो जाएगा जो 20 लाख में। CEO को यहाँ बिठा देते हैं, हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने अपने प्रोजेक्ट को देखे और दूसरी तरफ फंक्शनल मैनेजर अपने अपने फंक्शंस को देखे। लिहाजा इस तरफ से देखें तो भी ये टीम है, ये भी टीम्स है और ये भी टीम्स है। जरा एक बच्चे से पूछें टाउन की टीम में कौन कौन है, तो आप कहेंगे टाउन की टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर है, टाउन का प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसके अंदर खेलना है, जहां क्रॉस होगा वहां प्लेयर होगा, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर
फाइनेंस मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, ये टीम। अच्छा, अब मैं पूछूं फाइनेंस की टीम में कौन कौन है? तो फाइनेंस मैनेजर, टाउन मैनेजर, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मैनेजर, हॉस्टल का और बिजनेस टावर का। क्योंकि ये सब उसको लिख के देते होंगे तो बजट बनाएगा ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। और इसी तरह एचआर मैनेजर को लिख के देंगे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, तो वो ऐड देगा ना, लेकिन एक ऐड से सबका मसला हल कर देगा। इसी तरह परचेज मैनेजर एक ऐड से सबके लिए सीमेंट खरीद लेगा, क्रेन खरीद लेगा, और ये भी हो सकता है एक क्रेन सबके लिए वक्त वक्त से अवेलेबल कर दे, रिसोर्सेज भी शेयर हो जाएंगे। तो ये क्रॉस टीम्स हैं, ये क्या है? क्रॉस टीम्स हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखें कि कितनी कॉस्ट सेव हो रही है, और ये अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट भी। तो लिहाजा इस पिक्चर को अगर आप देखते हैं ना, तो ये वहां होगा कि कॉम्बिनेशन है फंक्शनल और डिवीजन का। इस तरफ से देखा आपने तो क्या था? ऊपर फंक्शंस है और नीचे क्या है? डिवीजन है। तो ये फंक्शन भी है, डिवीजन भी है, और ये आइडियल है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैनेज करती है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है ड्यूल रिपोर्टिंग। क्योंकि जो क्लासिकल मैनेजमेंट है वो कहती है कि एक जूनियर का या एक रिपोर्टिंग पर्सन का मस्ट हैव वन सुपीरियर ऑफिशियल, सिर्फ एक सुपीरियर ऑफिशियल होना चाहिए, ला ये कहता है। लेकिन होता ये है कि यहाँ एक से ज्यादा सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर फाइनेंस सेक्शन का एक बंदा है, फर्ज करें वो भी आर्टिकलशिप कर रहा है, यहाँ चला गया है, तो एट ए टाइम फाइनेंस मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और वाई प्रोजेक्ट के भी मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। इस तरह से दो बॉसेस हो जाएंगे। और हो सकता है ड्यूल डिमांड इस तरह से पैदा हो जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड बल्कि ड्यूल भी नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड कैसे पैदा हो जाए कि फाइनेंस मैनेजर कहे कि जब तुम वहां जाओगे ना तो कैश में तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, तुम पहले इनसे इनवॉइस लेना और फिर इनको पेमेंट करना। लेकिन जब वो वहां जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है हम कहां से लाए, हमें पहले पैसे दो, फिर हम तुम्हें ला के क्या देंगे? इनवॉइस ला के देंगे। अब ये क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई ना। वो बॉस कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। अच्छा बच्चों, अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? इसमें दो एडवांटेजेस आ जाएंगे, फंक्शनल भी और डिविजनल भी। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कस्टमर ओरिएंटेशन में, यानी जाहिर बात है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन भी है, कस्टमर भी है। और दूसरा इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने कहा एक ही इश्तहार से सारे मैनेजर्स के लिए वर्कर हायर हो जाएंगे। फिर मैंने यही बात आपको समझाई कि आप ये कह सकते हैं कि सबके लिए सीमेंट इकट्ठा खरीद लिया परचेज मैनेजर ने, सबके लिए एक ही क्रेन खरीद लिया, तो इसका फायदा क्या है? ये रिसोर्सेज भी शेयर कर रहा है और इकट्ठी चीजें भी खरीद रहा है, और ये टीम वर्क इंकरेज कर रहा है। मैंने दिखाया हॉरिजॉन्टली भी टीम है और वर्टिकली भी टीम है ना? अच्छा, तो बच्चों डिसएडवांटेजेस क्या है? हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर कहेंगे हम ना हो तो काम नहीं चलेगा, और फाइनेंस मैनेजर एचआर कहेंगे हम ना हो तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। नतीजा ये कि एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमांड, जैसे हमारे मुल्क में है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहती है हम ना हो तो मुल्क ही नहीं होगा, और पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अच्छा फिर तुम चला लो, फिर उनसे नहीं चलता, फिर वो पॉलिटिशियंस के पीछे आते हैं, और फिर जब पॉलिटिशियंस आते हैं फिर वो पीछे चलो फिर तुम चला लो अकेले, फिर उनसे भी नहीं चलता, तो कोऑर्डिनेशन नहीं आता। अच्छा बच्चों, अब उसके अंदर क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, इनमें कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे, सुलह कराते रहो, बिठाते रहो, कभी डिविजनल मैनेजर को समझाओ, कभी फंक्शनल मैनेजर को, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंक्शन एंड प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग मैनेजर आके कहता है कि मैंने 5वें फ्लोर का फ्लैट बुक कर दिया, वो पहले बना दो, नीचे वाला बाद में बनाना। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर समझाएगा कि सर ये मुमकिन नहीं है, फिर वो कहेगा जब फिनिशिंग कर रहे हो ना, बन तो गए ना सारे, फिनिशिंग कर रहे हो, दरमियान से फिनिशिंग शुरू करो। वो कहेगा हमेशा फिनिशिंग ऊपर से नीचे आती है, ऐसे नहीं होता। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सही कह रहा है? सही कह रहा है? अभी पढ़ गए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट किस में होता है? फंक्शनल में होता है, फंक्शनल में होता है,
फंक्शनल में होता है सोचे सोचे सोचे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डिविजनल में होता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अच्छा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर विल इनेबल रैपिड डिसीजन मेकिंग विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है, क्योंकि इनमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और ये फैसले जल्दी कर ही नहीं सकते। समझ आई बात की? अच्छा बच्चों, अब बताओ, एम पब्लिक इज अ कंपनी ऑपरेट इन जी कंट्री, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड, its sales have grown significantly over the last several years, with each of the products producing a roughly equal amount of M overall all revenue. Which of the organization is most likely appropriate for it? Yeah, you are right. That's good. अच्छा बच्चों, which of the following is structure best placed to address the need for coordination in very complex situation? अगर coordination के लिए कोई निजाम बनाना हो तो कौन सा है? फंक्शनल में तो कोऑर्डिनेशन में मुसीबत पड़ी हुई थी हमें, वो तो एम्पायर बिल्डिंग बना के बैठ जाते हैं। अभी तो आपने कहा मैट्रिक्स हमेशा कोऑर्डिनेशन में और नेटवर्क में कामयाब रहता है, तो गलती से मैंने नेटवर्क का पहले बोल दिया। द टर्म नेटवर्क इज मोस्ट एसोसिएटेड विद व्हिच? मैट्रिक्स। नेटवर्क है ना, ये देखो। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, तो अब आ गया क्या जी, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोस्ट लाइकली टू बी डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है कि कॉन्फ्लिक्ट डिमांड पैदा होती है। और बच्चों ये क्या आ गया, चेन ऑफ स्केलर चेन या चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, ये कल कर ले, ठीक है।